President, our Chief Guest Abdurrahman Saab, Mia Ghaffar Saab, Sheikh Saab, honorable persons sitting on the Presidium and honorable members. सबसे ज़्यादा important obviously आप सब लोगों का एक तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मैं obviously जो कुछ पुराने लोग हैं उनके साथ मेरा काफ़ी रिलेशन भी है, दोस्ती भी है, भाइयों की तरह है। मियाँ साहब ख़ास तौर पे बड़े भाई हैं, शेख साहब बैठे हैं, उनके साथ भी बहुत रिलेशन है। आप कुछ दोस्तों के साथ पुरानी रफ़ाकत भी है, मुलाकात भी है। तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप जैसा आम आदमी हूँ। कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ। जहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि मिल के कोई भी जो नई कोई प्रोविज़न आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो उसके ऊपर हम मिल के डिस्कस कर लें, उसे एक दूसरे से समझ लें कि हाँ क्या चीज़ होती है। हम सब क्योंकि प्रोफेशनल हैं और हमारा जो काम होता है वो ये है कि जो भी लॉ की चीज़ें हैं उनकी एप्लीकेशन किस तरह होनी है, उसमें यानी दोनों एंगल इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी एक तरफ तो हमारा क्लाइंट है जिसका हमने ज़ाहिर है जब हम पर्टिकुलरली टैक्स की तरफ आते हैं तो हमने अपनी टैक्स कैलकुलेशंस करनी है, अपनी असेसमेंट करवानी है और उसके अंदर रहते हुए जो लॉ के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनको हमने उसको प्रोवाइड करना है, जिसके लिए वो हमें एंगेज करता है, हमारी सर्विसेज को हायर करता है। तो उसका जो सही मकसद है वो यही होता है कि जो बेस्ट उसमें से उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं लॉ के अंदर वो रह के वो दिए जाएं। और दूसरी तरफ क्योंकि पर्टिकुलरली जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं और वो सारी चीज़ें मसलन ये यानी मैंने ख़ुद भी क्योंकि ओरिजिनली तो बेसिकली मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ और एज ए प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट हूँ, बट लॉ मुझे हमेशा से फ्रेंकली बहुत फैसिनेट करता था। और जब मैं अपना इवन करियर चार्ट अकाउंटेंसी में कर रहा था तो मैंने उसके साथ जाके लॉ किया और क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं, लॉ के बग़ैर शायद टैक्स प्रैक्टिस जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, वो चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपको लीगल प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन और वो स्किल्स नहीं समझ आती उस वक्त तक शायद आप लॉ की प्रैक्टिस कोई अफेक्टिव वे में नहीं कर सकते। तो वो चाहे आप लॉ करके कर लें या वैसे सीख लें, क्योंकि हमारी ज़ाहिर बार्स जितनी ये टैक्स बार्स हैं इसके अंदर हमारे यहाँ अकाउंटेंट्स भी होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं और हमारी बार्स ये पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि तमाम एक ग्रुप जो होता है उसको इकट्ठा बिठा के एक दूसरे के व्यूज़ से, एक दूसरे की चीज़ों से हम एक इस्तिफ़ादा ले रहे होते हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। हमारा जो बजट अभी जो आज का टॉपिक है वो फाइनेंस एक्ट की जो चेंजेस हैं उसके अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो मेन की चेंजेस आई हैं उस टॉपिक को हम लेके आएंगे। हम सब लोग जो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं हमें पता है कि एनुअल बजट आता है, बजट के अंदर लॉ में चेंजेस आती हैं, हम उनको लेके चलते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि अब कभी क्वार्टर के बाद कोई चेंज आ रही होती है, कभी कोई सप्लीमेंट्री एक्ट आ रहा है, बीच में मिनी बजट आ रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं। तो चीज़ें थोड़ा सा वो जो बजट की अब आप कह लें कि वो जो एक एनुअल चेंज होती थी वो अब शायद पीरियोडिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बजट आया है ये पता नहीं फाइनल होगा या कितने अरसे के बाद एक दोबारा फिर चेंजेस आ रही होगी। अगर हम सब लोगों ने एवेल्यूएट किया हो जो बेसिक यानी चीज़, एक तो हम सबको पता है कि ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। मैं मुल्क के हालात जो भी यानी वो पॉलिटिकल लिहाज से तो जो अनसर्टेनिटी है सो है वो अलहदा है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मुल्क की अच्छी नहीं है। यानी अगर आप टोटल ये रेवेन्यू टारगेट्स को भी सिर्फ आप देखें, एवेल्यूएट करें कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो बजट दिया वो 7 ट्रिलियन का बजट है टोटल के, जो आपकी जो कलेक्शन टैक्सेस से जो कलेक्शन आ रही है, अगर आप उसका नंबर जो गवर्नमेंट ने दिया है वो 7 ट्रिलियन का दिया हुआ है। और उसकी स्पेंडिंग साइड को देखें, यानी हम सब ज़ाहिर अकाउंट्स को समझते हैं, हम डेबिट क्रेडिट भी देख रहे होते हैं और दोनों साइडों को देख रहे होते हैं। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो डेट सर्विसिंग जो सिर्फ यानी जो मार्कअप की पेमेंट हम करते हैं वो 5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। और उसके बाद जो आपका सेकंड जो
फिगर नंबर बड़ा आता है वो आपका डिफेंस बजट आता है जो 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा। अगर आप ये दो नंबर पूरे कर दें तो आपकी टैक्स कलेक्शन पूरी हो जाती है। अब उसके बाद मुल्क कैसे चलाना है, क्या करना है, जाहिर है फिर आपको नए कर्जे लेने हैं, नए कर्जे लेने हैं तो फिर आपका डेट बर्डन बढ़ता जाएगा, और वो सारा एक ऐसा साइकिल में हम लोग फंस चुके हुए हैं कि जिसमें हमारे लिए हो चाहने ना चाहने के बावजूद जो है वो निकलना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता जा रहा है। और दूसरा, यानी मैं अगर दो तीन चीज़ों को जब देखता हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि एक तो हमारा जा रहा है ये डेफिसिट जो है वो हमेशा से चलता जा रहा है और उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, और वो लोन के थ्रू और वो सारी चीज़ों के थ्रू करते जा रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी सोसाइटी को इम्पोर्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया हुआ है कि अब हमारे पास, यानी हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी हमारी अगर एक्सपोर्ट इस साल जो रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं वो 27-28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट है वो 75-78 बिलियन डॉलर से ऊपर की है। अब ऑब्वियसली हमारे पास कोई डॉलर छापने की मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यानी हम तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके पैसे आते हैं, या हमारे जितनी मैन पावर जो बाहर काम कर रही है वो अपनी जो सरप्लस अमाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में रेमिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आ रहे होते हैं। तो हमारा ना सिर्फ हमारे के अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू आ रहा होता है, ट्रेड डेफिसिट का भी इशू आ रहा होता है, ना हमारे पास अपने पैसे हैं पूरे करने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, चीज़ें करने के लिए, और ना हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए। अब इसमें यानी ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुख्तलिफ मैयर्स ले रही है। अभी एक तो उन्होंने टेम्परेली कुछ इंपोर्ट्स को बैन किया कुछ आइटम्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें इवन शूज़ की इंपोर्ट भी बैन कर दी है, कुछ अपैरल के ऊपर भी किया है, कुछ फैशन आइटम्स के ऊपर किया है, जो सरप्लस आइटम जिनको हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर एक मैयर लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म मैयर्स अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ले और जिसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई चीज़ें हो सके तो शायद हम किसी जगह के ऊपर खड़े हो सकें। दूसरा, इस बजट में एक ज़रूर ऑब्वियसली हमारी एफबीआर में भी डिस्कशन होती रहती है, वो सारी चीज़ें हैं, और जब तक एफबीआर के लोग बजट बनाते रहेंगे, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अपना पॉलिसी विंग इंडिपेंडेंट कर दें, एफबीआर को हटा दें, क्योंकि एफबीआर टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर को जब आप ये कहते हैं कि इतना रेवेन्यू टारगेट है और इतनी चीज़ें पूरी करनी है, तो उसने आसान रास्ता ढूंढना है कि कहाँ से आसानी से पैसे ज़्यादा कलेक्ट हो सके। यानी हम तमाम बार्स, मेरे ख्याल है आपके पाकिस्तान टैक्स बार भी, गुजरांवाला, लाहौर, ये सारी बार्स मुख्तलिफ टाइमिंग से हम शोर मचा रहे हैं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट नहीं बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ओवरबर्डन ना करें। जो लोग आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उन्हीं को जब ओवर टैक्स करते हैं तो बेसिकली आप टैक्स लीकेजेस को या टैक्स थेफ्ट को प्रमोट करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेशन कर देंगे, जब हाई रेट ऑफ टैक्सेशन कर देंगे, तो लोग किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढेंगे कि मैं टैक्स नेट से बाहर आ जाऊं, टैक्स चोरी कर लूँ, टैक्स कम दे दूँ। यानी आज अगर आप ओवरऑल देखें, हमारी सोसाइटी का अलमिया बन गया है कि जो ज़्यादा टैक्स पे देता है, अगर आप लोग कोई LTU के केसेस वगैरह देखते हैं LTOs के, तो सबसे ज़्यादा कंप्लायंस जो होती है वो LTO के टैक्स पेयर के ऊपर होती है। नंबर 2 पे जो नॉर्मल वाले होते हैं उनके ऊपर होती है, और जो ब्रॉडनिंग वाली जो मैयर्स थी, जो नॉन टैक्स वाले थे, उसके ऊपर शायद ध्यान ही नहीं है वो सारी चीज़। तो बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस किए बगैर अगर बजट बनाएंगे, अगर चीज़ें बनाएंगे, तो उसमें फिर ये सुपर टैक्स भी लगाएंगे, फिर वो प्रॉपर्टी के ऊपर CVT भी लगाएंगे, फिर वो खाली प्लॉट लैंड का पड़ा है तो उसको 7E करके डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स भी लगाएंगे। यानी वो अगर आप ये सारी प्रोविजंस देखें जितनी इस बजट के अंदर आई हैं, तो बेसिकली जो फोकस किया गया कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो हैं उनको निचोड़ लो, जहाँ से निचोड़ सकता है, जो कुछ निकल सकता है वहाँ से ले लो। यानी ये पॉलिसी जो है ना, फ्रेंकली ये टैक्सेस के सिस्टम को प्रमोट नहीं करेगी, रादर डिस्करेज करेगी टैक्सेशन को। यानी इस वक्त हमारे जितने अब बड़े लेवल के क्लाइंट, एक नई डिबेट आ रही है, और वो अनफॉर्चुनेट होगा उस मुल्क के लिए कि अब मेजॉरिटी पीपल आर थिंकिंग कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊँ, क्योंकि अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मेरे ऊपर 7E भी है,
मेरे ऊपर जो है वो फॉरेन एसेट्स के ऊपर भी टैक्स है, लेकिन नॉन रेजिडेंट हूँ तो ना मेरे ऊपर 7E का टैक्स लगता है, ना मेरे फॉरेन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगता है। और आज जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए दुबई में घर लेके रहना, 180 दिन या 182 दिन वहाँ रहना कोई मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ पीपल एट दिस मोमेंट, यानी वी नो, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकोन्स हैं जो पाकिस्तान में उनकी बड़ी बड़े बिजनेस हैं, वो सब बाहर बैठे हैं। अब तो ऑनलाइन वर्किंग हो गई है, वो 180 दिन 82 दिन दुबई में रहते हैं, वहाँ बैठ के अपने ऑफिस को देखते हैं और अपने आप को नॉन रेजिडेंट कर लेते हैं। और इस वक्त और बहुत सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में वो हो जाएं। और बाहर जाने का जो दूसरा बड़ा नुकसान होता है, एक तो ये है कि जाहिर है वो जो ये वाली रिजीम, लेकिन जब एक बिजनेसमैन जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास पैसे हैं, वो जब दुबई जाके बैठता है तो वो ये भी देखता है कि मैंने अगली इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान करनी है या कहीं और करनी है। तो वो आपका कैपिटल जो होता है वो यहाँ से मूव होके बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो ये यानी हाई टैक्सेशन या रेग्रेसिव टैक्सेशन की जो फॉल बैक आएगा, अगर खुदा ना खास्ता ये कैपिटल यहाँ से फ्लाइट होना शुरू हो गया। यानी एक टाइम था, अगर आपको याद हो, आज से 5-7 साल पहले जब ये लोड शेडिंग इश्यूज़ और ये सारे इशू आते थे तो हमारी टेक्सटाइल बहुत सारी यहाँ से डिसमेंटल होके बांग्लादेश में जाके शिफ्ट हुई थी और वहाँ जाके लगी थी। तो क्या आज हम दोबारा उसी तरफ मूव कर रहे हैं कि हम जो हाई नेटवर्थ लोग हैं उनको हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ओके आप बाहर चले जाएं, नॉन रेजिडेंट बन जाएं, और नॉन रेजिडेंट की बेसिस। तो ये एक ओवरऑल चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एडवाइस भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप लोग भी जहाँ पे हो सकता है ऑप्शन, तो ये उन तक कन्वे करें कि अगर इस तरह की टैक्सेशन करनी है, इसकी वो सबसे बड़ी, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें एग्जांपल्स देते हैं यूरोप की, यूके की, कि वहाँ पे टैक्स रेट इतने हाई हैं, वो है। वो ये कंपेयर नहीं करते कि वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स देती है। यहाँ अगर किसी के पास पैसे हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाना चाहता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता, वो सारी ऑप्शन जो है वो जाके वहाँ पे कर रहा होता है। तो अगर मैंने वेयर एज जो सोसाइटीज़ के टैक्स रेट हाई हैं तो वहाँ सारी बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट दे रही होती है। यहाँ तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो फ्रेंकली आपको सिक्योरिटी भी अपनी खुद अरेंज करनी पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो शायद आपको सिक्योरिटी भी देने की पोजीशन में नहीं हो रही होती कि वो चीज़ें हों, तो उसके साथ रेट कंपैरिजन हमारा नहीं बनता। हमें तो अपने सर्कमस्टांसेस में रह के चीज़ों को देखना है कि वो क्या हो रहा है और किस तरह लेके चलेंगे। हमारी जो अभी, जैसे मैंने कहा कि एक तो अभी इन्होंने जो सबसे आप कह लें अलार्मिंग, हार्श, वो सुपर टैक्स की जो अभी जो एक इम्पोजिशन की गई है, कि ओरिजिनली बजट में बल्कि 300 मिलियन की लिमिट थी, लेकिन उसको जब एक्ट में अप्रूव किया तो उसमें 150 मिलियन तक की एग्जेम्पशन दे दी कि जिसका भी 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट है, अगर एक साल उसका जो प्रॉफिट है वो 15 से 20 करोड़ के दरमियान आएगा तो 1% सुपर टैक्स उसको एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द नॉर्मल टैक्स लगेगा। लेकिन जहां उसका 20 से 25 के करीब आएगा वहाँ 2% की स्लैब है, देन 25 से 30 के 3% और 4% की स्लैब है। इसी तरह उन्होंने कोई 11 इंडस्ट्रीज़ मार्क की जहाँ पे सुपर टैक्स का रेट 10% कर दिया अगर उसका प्रॉफिट जो है वो 300 मिलियन से अबव है तो। और इसमें जो आपके मेन टेक्सटाइल है, शुगर है, एयरलाइन है, बेवरेज है, सीमेंट है, केमिकल्स हैं, मतलब इनके ऊपर। और ये जो टैक्स लगाया है ये रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा कि अभी ये जो रिटर्न आपकी 2022 की रिटर्न जानी है, टैक्स ईयर 2022, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है और हायर रेट के ऊपर कर दिया है। लेकिन ये क्योंकि अब तो लॉ बन चुका है इस वक्त, तो यानी अब ये यानी हमारे लीगल जो फर्टर्निटी है वो ये देख के बताएगी कि इसके ऊपर कोई चांस है कोई रेट में जाने का या कोई चीज़। क्योंकि इस पे ऊपर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पे पहले ये 4B का एक सुपर टैक्स लगाया था जो रिहेबिलिटेशन पर्पज़ के लिए था, तो उस पर चैलेंज हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी लिटिगेशन फेवरेबल डिसाइड नहीं हुई, जिसकी बेसिस पे इस वक्त शायद एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि ये अगर कोई लिटिगेशन होती है, यानी ये विद इन द पावर्स ऑफ द स्टेट है, स्टेट सुपर टैक्स लगाया गया है, वो रिट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर है। तो इसलिए इसके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन होती है तो उसके चांसेस भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो ये इस वक्त तो हमें ये होगा कि ये अगर कोई टैक्स आ रहा है
वी बीइंग ए प्रोफेशनल, हमारी कोई भी रिटर्न जा रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो हमें अपने ज़ाहिर जो टैक्स पेयर होगा उसको एडवाइस करना होगा कि ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और इसके रिटर्न के साथ जाएगी। और अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो फिर उसको लीगल ग्राउंड्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि इसको वो चैलेंज कर सकता है ऑन पर्टिकुलरली ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के जो साल जो हमारे क्लोज हो चुके हैं उसके ऊपर जब जाके लगा है तो क्या होगा इसका। अगर टोटल इनकम इस थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाएगी तो कोई भी पर्सन होगा, वो कंपनी है, वो इंडिविजुअल है, वो एओपी है, तो इसमें जो थ्रेशोल्ड है वो इनकम है कि इनकम जो है 150 मिलियन से जैसे ही आपकी क्रॉस कर गई तो उसके बाद ये कि सुपर टैक्स आपको चार्ज होगा। और इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये जो स्क्रीन पे तमाम सोर्सेज जो नज़र आ रहे हैं, इन तमाम सोर्सेज का टोटल करेंगे, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे और वो ग्रॉस की बेसिस के ऊपर देखेंगे कि क्या इनकम उसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपकी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन के लिए इनकम डिफरेंट होगी। उस डिफरेंट इनकम के अंदर हो सकता है कि जैसे प्रॉफिट ऑन डेट के अगेंस्ट हम समटाइम कोई एक्सपेंस ले रहे होते हैं तो वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ ग्रॉस आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, ब्रोकरेज, कमीशन को उसने ग्रॉस की फिगर उठाया है। और बाकी जो टैक्सेबल इनकम्स हैं वो सेक्शन 9 से जो हम कैलकुलेट करके लेके आ रहे होंगे वो 9 की इनकम को टोटल कर लेगा और उसके ऊपर रख और डीम्ड इनकम को कैलकुलेट करके ले आएंगे। ये तीनों को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी इनकम टोटल क्या बन रही है, उसकी बेसिस के ऊपर ये सुपर टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट 6 नंबर स्लाइड है। ये पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट कुछ हमारी होती हैं जिसके अंदर बेसिकली ये सर्विस फ़ी के ऊपर टैक्स लगा है। जो इंटरबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या टेलीकम्युनिकेशन, इसमें पहले भी ये कुछ चीज़ों के ऊपर रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस हुआ है। पहले हमारा सेक्शन 6 है जो डील करता है कि रॉयल्टी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की अगर कोई पेमेंट होगी तो उसके ऊपर हम 15% विद होल्डिंग करते हैं। और फिर 152 के अंदर जाके वो कहता है कि रेजिडुअल जो पेमेंट होती थी वो 20% में जाती थी और एक आपकी जो आईटी से रिलेटेड थी उसके ऊपर जो थी वो 5% का रेट था। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके 2 रेट दे दिए, एक रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 15% का रेट दिया है और रेस्ट ऑफ दीज सर्विसेज जो हैं ये 10% के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट चलिएगा स्लाइड पे। ये जो है डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट, ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो टैक्स पेयर्स हैं। अच्छा, इसमें जब शुरू में बिल, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती रही हैं, बिल जब आया था तो इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट थी। जब एक्ट बना है तो इसके ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो गई। एक तो टर्म पहले इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो होगा वो टैक्स लगेगा, लेकिन अब उन्होंने उसको कैपिटल एसेट के साथ रिप्लेस कर दिया। बट जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है तो उसके अंदर से मूवेबल एसेट्स वगैरह सारे एक्सक्लूड कर दिए। स्लाइड नंबर 7 के ऊपर है जी। इसमें जो कैपिटल एसेट अगर आप देखें तो उसको एक्सक्लूजन जो दे दी है, मसलन इस एक तो सबसे पहले जो होगा कि एक तो जो सेल्फ ओन्ड हाउस होगा उसको एक्सक्लूड किया गया कि पहली बात तो ये कि अगर किसी आदमी का एक कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट में है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली, क्योंकि मूवेबल एसेट्स को उसकी डेफिनेशन से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब आ गए हम रिमेनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगर तो एक एसेट है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा, वो किसी भी वैल्यू का है, किसी भी चीज़ का है, तो अगर सिर्फ एक एसेट है। लेकिन इसके अलावा अगर उसके पास अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड जो बिजनेस प्रेमिसेस हैं उसमें जितने भी नंबर होगा उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। मसलन लेट से एक फैक्ट्री है, एक वेयर हाउस है, एक शॉप है और वो सारी उस बिज़नेस के अंदर हैं और वो बिज़नेस जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट के अंदर है, यानी इसके लिए एक्सक्लूजन के लिए उस बिज़नेस का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर होना ज़रूरी है कि अगर मैं सेल्फ ओन्ड बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो फिर जितनी मेरी प्रॉपर्टीज़ अपने बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है उनको भी माइनस कर देंगे उस कैलकुलेशन के अंदर। और इसी तरह अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो अपने सेल्फ यूज़ के लिए कर रहा है, जो जिसके ऊपर एग्रीकल्चर मौजूद हो रही है, तो वो लैंड भी हम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। इसी तरह कुछ और एक्सक्लूजन इन्होंने दी हैं जो स्पेसिफ़िकली एक्ट के अंदर आई हैं।
अगर आपको ये 236 सेक्शन सी और के को अगर आप रिकॉल करें तो उसके अंदर भी कुछ एक्सक्लूजन दी हुई थी कि अगर किसी शहीद को या कोई डेथ ड्यूरिंग सर्विस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसको हो रही होती थी ट्रांसफ़र, या किसी एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉयमेंट के रिस्पांस में कोई एसेट मिल रहा होता था, तो ये जो एसेट्स मिलेंगे इनको एक्सक्लूजन कर दी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो अथॉरिटी सर्टिफाई कर दे कि ये इन कंडीशन के अंदर क्वालिफाई कर रही है। ये एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो 236 के अंदर भी एक्सक्लूजन दी हुई है कि ये वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, तो ये उन्हीं को भी वो चार्ज कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको रेंटल इनकम जिससे अर्न हो रही है और उसको रेंटल इनकम को आप ऑफर फॉर टैक्स कर रहे हैं तो वो भी एक्सक्लूड कर देंगे और उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और जिस प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, जिस साल में परचेज किया और 236 के का टैक्स आपने परचेज के टाइम पे कर दिया तो वो भी एक्सक्लूजन की लिस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट एक इसके बाद अगर आपका जो यानी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और ये जितनी ABCD 1 प्रॉपर्टी भी निकाल दी आपने, सेल्फ ओन्ड बिजनेस भी निकाल दिया, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद अगर रिमेनिंग एसेट्स 25 मिलियन के हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी 2.5 करोड़ है तो उसको माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर जो होगा वो 7E का जो टैक्स है वो चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो गवर्नमेंट को एक्सक्लूजन दी हुई है कि गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जो एसेट्स होंगे उसके ऊपर भी एक्सक्लूजन है, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह के जो है कोई भी सोसाइटी है या डेवलपर है। अच्छा, ये डेवलपर और इनके लिए एक कुछ अर्सा पहले एक लॉ आया हुआ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ ये डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस का DNFBP का एक वो होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जो भी लोग रियल स्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो अगर कोई सोसाइटी बना के बेच रहा है प्लॉट करके या कोई बिल्डिंग बना के अपार्टमेंट या शॉप्स बेच रहा है, तो उस पर्सन को रजिस्टर्ड होना है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ DNFBP। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक जो चैलेंज है वो ये है कि ये क्योंकि लॉ एप्लीकेबल है अप टिल 30 जून 22 तक के एसेट्स के ऊपर देना है। अब जो लोग पुराने रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उनके आज के लॉ के मुताबिक उनके तमाम एसेट्स जो है वो पूरी जो सोसाइटी है या जो पूरी बिल्डिंग है या वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो अगर आप देखें तो वो फेयर मार्केट वैल्यू से कर दी गई। अब फेयर मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास लैंड के लिए तो अब FBR ने जहाँ जहाँ रेट दे दिए हैं तो आप FBR के रेट उठाएंगे और उसके ऊपर ले लेंगे, और जहाँ FBR के रेट नहीं होंगे वहाँ DC रेट उठाएंगे और DC रेट उठा के और उसकी वैल्यूएशन कर लेंगे। जो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी उसका 20% जो है उसका 5% जो है वो उसका रेंटल वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। यानी आपने तमाम ये एसेट्स जितने हमने एक्सक्लूड किए इनको एक्सक्लूड कर देंगे, रिमेनिंग एसेट ले लिए, रिमेनिंग एसेट के ऊपर आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ DC रेट, FBR रेट या कवर्ड एरिया की बेसिस के ऊपर आपने पूरी प्रॉपर्टीज़ की उसकी वैल्यूएशन कर ली। वो वैल्यू का आपने 5% कैलकुलेट कर लिया, उस 5 के ऊपर 20% रेट है जो टैक्स का रेट है। तो या आप स्ट्रेट अगर उसका टैक्स कैलकुलेट करना है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू उसका 1% जो होगा वो स्ट्रेट टैक्स बन जाएगा। और ये कंपैरेटिवली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत मटेरियल अमाउंट बन रही है। मतलब यानी देखने में वो 1% लगता है, लेकिन क्योंकि 1% ऑफ द एसेट वैल्यू बनता है और वैल्यूएशंस इन्होंने अभी मार्च में रिवाइज़ की हैं FBR ने, ये DC रेट ये जो FBR रेट है और रेट काफ़ी हाई हो चुके हुए
हुए, तो वो बल्कि इस पे वर्किंग हम कर रहे थे। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इवन आप रेंट पे दे के रेंट लेते हैं तो वो रेंट कम है एज़ कम्पेयर टू रेंट का टैक्स कम है, और ये डीम्ड इनकम की बेसिस के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है। तो ये डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा कंसर्न बनेगा कि लिटिगेशन के पॉइंट भी इसके ऊपर बहुत हाई रिस्क ऑफ लिटिगेशन है। नहीं, टैक्सेशन ऑफिसर ने क्या करना है कि उसने आपकी वेल्थ स्टेटमेंट उठानी है पिछले साल की, और वहाँ से उसने सारी प्रॉपर्टीज़ उठा के और उसको वैल्यू कर देगा। तो आपने जब भी अब रिटर्न और ये क्योंकि लॉ एप्लीकेबल है फॉर दिस टैक्स ईयर 2022, जो हमने रिटर्न अब सितंबर में फ़ाइल करनी है, तो उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन होनी है। तो इसको प्लीज़ आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनकी देख के उसकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके लेके जाएंगे, या अपने क्लाइंट को बता देंगे कि भाई अगर नहीं देना तो तैयार रहना है कि इसके ऊपर रिस्क ऑफ लिटिगेशन हाई है, इसके ऊपर लिटिगेशन होगी, और फिर उसको आप देखेंगे कि किस तरह लेके चलना है। ये दो, एक तो वो जो सैलरी वालों के साथ अगर आप देखें फ्रेंकली इस बजट में काफ़ी, यानी एक तो एम्प्लॉयर के साथ ये किया कि अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता था, अगर आपको याद हो कि ग्रेचुटी फ़ंड, सुपर एनुएशन फ़ंड या पेंशन फ़ंड की जो कंट्रीब्यूशन होती थी वो अगर अप्रूव्ड फ़ंड होते थे तो वो कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी अलाउबल डिडक्शन थी। तो उन्होंने उसको 50% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो एक्सपेंस जो होगा वो 50% मिलेगा और 50% नहीं मिलेगा। ये जो अच्छा, इसमें कुछ अमेंडमेंट हैं जो 2022 के लिए हैं, जैसे हमने 7E जो पिछला देखा था वो 2022 क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो वो है। अदर देन दैट जो बाकी तमाम अमेंडमेंट हैं ये टैक्स ईयर 23 पे अप्लाई होंगी, क्योंकि जितना बजट आता है तो बजट को हम नेक्स्ट ईयर पे अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हम जो उन्होंने 22 पे अप्लाई किया तो मैंने उस पर कहा कि वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो चुका था और उस ईयर पे लगाया। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ये अब 23 के लिए जाएंगी कि ये टैक्स ईयर 23 में जो होंगी वो अप्लाई होंगी। इसी तरह आप जो इस वक्त यहाँ पे भी आपके मेरे ख्याल गुजरांवाला में भी होगा कि इंटीग्रेशन के लिए आपको वो जो भी रिटेल आउटलेट हैं उनके वो POS की इंटीग्रेशन का चैप्टर काफ़ी देर से चल रहा है, जिसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी विगोरसली काम भी कर रहा है। वो पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर रहे थे, शुरू में 1 मिलियन की पेनल्टीज़ के नोटिस भी उन्होंने इशू किए थे कि हम अगर आप इंटीग्रेट नहीं होंगे तो वो होगा। लेकिन इस बजट में एक और चीज़ भी उन्होंने कर दी कि अगर कोई इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसके जो सेलिंग एक्सपेंस होंगे वो 8% से रिड्यूस कर दिए जाएंगे, वो डिसअलाउ हो जाएंगे। क्योंकि टोटल उसका अगर क्लेम 100 रुपये का है जो उसके एक्सपेंसेस का, तो उसको अलाउ जो होंगे वो 92 होंगे, 100 का एक्सपेंस नहीं मिलेगा अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है। बिसाइड उसको जो नॉन इंटीग्रेशन की पेनल्टीज़ हैं वो अलहदा चार्ज होंगी, और उसका जो एक्सपेंस क्लेम है वो भी रिड्यूस कर दिए। नेक्स्ट 21LA, ये आपके सप्लीमेंट्री एक्ट में पहले भी आई थी, ये अमेंडमेंट पुरानी चल रही है, उसको बजट के अंदर दोबारा ला के इनको ऑपरेट किया है कि जो पेमेंट जो होगी वो बैंकिंग चैनल यानी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की वो बात कर रहा है। कि पहले अगर आज का जो लॉ देखें तो वो कहता है कि अगर किसी भी अकाउंट हेड में 2.5 लाख से ज़्यादा हो, 25,000 की सिंगल ट्रांजैक्शन हो, तो वो आप क्रॉस चेक से नहीं करेंगे तो वो होगा। लेकिन अब वो क्रॉस चेक से भी आगे एक स्टेप कर दिया कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़, कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ अगर 2.5 लाख किसी अकाउंट का टोटल जो अकाउंट का एक्सपेंस का क्लेम टोटल 2.5 लाख का है और उसकी पेमेंट अदर देन डिजिटल मोड करेंगे। डिजिटल मोड इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र विदाउट एनी चेक, तो वो होगा। लेकिन इसके लिए अभी एप्लीकेशन की डेट को होल्ड किया हुआ है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के थ्रू डेट अप्लाई करेगी। तो आज की डेट में ये एप्लीकेबल नहीं है, अभी तक ये नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त ये नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा तो फिर तमाम पेमेंट्स ओनली वो एक्सपेंसेस मिलेंगे जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हो रहे होंगे। नेक्स्ट 12 नंबर स्लाइड है, इसमें डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप देखें तो पहले एक लॉ में एक चेंज कर दी थी इन्होंने कि हमारा पुराना लॉ ये कहता था कि जिस ईयर में एडिशन होगी उस ईयर में फुल रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलती थी और ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन ज़ीरो होती थी, नहीं मिलती थी। फिर लॉ बदल दिया
और उन्होंने कहा कि जिस ईयर में एडिशन होगी 50% डेप्रिसिएशन उस साल में मिलेगी और जिस ईयर में डिस्पोजल होगी 50% डेप्रिसिएशन उसमें मिलेगी, यानी वो दोनों को आधा आधा कर दिया था। लेकिन अब दोबारा घूम के वापस पुरानी प्रोविजन पे चले गए कि अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया कि जो ओरिजिनल प्रोविजन थी कि जिस ईयर ऑफ एडिशन में पूरी डेप्रिसिएशन मिलेगी और ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं मिलेगी, तो अब 23 से ऑनवर्ड जो होगा वो ये लॉ अप्लाई होगा। दूसरा, गाड़ियों के ऊपर डेप्रिसिएशन रोक लेते थे कि गाड़ी कोई बिज़नेस के लिए या उसके लिए यूज़ होती थी तो 25 लाख से अगर बड़ी वैल्यू की गाड़ी होती थी तो डेप्रिसिएशन 25 लाख तक मिलती थी, लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिए। प्रॉपर्टी मुझे लगता है इस बजट में काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है। अगर आप सारी प्रोविजंस देखें, मैंने 236C और K देखें, उसके रेट डबल कर दिए, यानी पहले 1% था C का रेट जो आपका सेलर देता था, सिमिलरली बायर का भी जो रेट था वो 1% था, लेकिन वहाँ पे 2% नॉर्मल कर दिया और उसके रेट बढ़ा के 4% फॉर नॉन फाइलर के रेट काफ़ी बढ़ा दिए। एक जगह पे 5% कर दिया और एक जगह पे 7% कर दिया है, यानी वहाँ पे रेट तो उनके रेट, यानी अब नॉन फाइलर के लिए जब वो प्रॉपर्टी को परचेज या सेल करेगा तो उसको टैक्स रेट्स क्वाइट हाई हैं उसके ऊपर। सिमिलरली जो गेन टैक्स है सेक्शन 37 का, उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए हैं। नंबर 1 चेंज ये है कि अब आज जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ था वो ये कहता था कि अगर 4 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो गेन टैक्स होता था वो ज़ीरो हो जाता था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। अब उसको 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 1 अपार्टमेंट, अगर आपने कोई अपार्टमेंट ख़रीद के बेचा तो उसके लिए 2 साल का पीरियड कर दिया कि 2 साल तक टैक्स होगा, 2 साल से ऊपर जाएगा तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा और वो नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेच रहे हैं तो वो 4 इयर्स का पीरियड कर दिया कि वो 4 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, और अगर खाली प्लॉट बेचेंगे तो उसके लिए 6 साल का होल्डिंग पीरियड कर दिया कि वो 6 साल से ऊपर जाएगा तो वो उसका टैक्स फ्री होगा, अदरवाइज उसके टैक्स रेट जो है वो स्लैब। अच्छा, इसके रेट भी पहले जो लिंक था, अगर आप पुराने लॉ में देखें तो दो लिंक होते थे इसकी टैक्सेशन के। नंबर 1 पीरियड ऑफ होल्डिंग, नंबर 2 अमाउंट ऑफ गेन। अब उसको ख़त्म कर दिया उसको स्ट्रेट कर दिया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ लिंक कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम 15% गोइंग टूवर्ड्स द 2.5% वो रिड्यूस होता रहता है और वो उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो टैक्स जो होगा वो कैपिटल गेन का चार्ज होगा। दूसरा, इसके अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज की है, सेक्शन 37(4) को इन्होंने 4A को नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, सेक्शन 37(4A) को डिलीट कर दिया। अरे ये बेसिकली एक सब सेक्शन डिलीट हुआ। इस सब सेक्शन में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू मिलेगी तो जिस डेट को आपको मिलेगी उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट बन जाएगी। यानी अगर मुझे एक इनहेरिटेंस के थ्रू से 2022 के अंदर मेरा एक आबाई घर था जो मुझे मिला तो, और मैंने 23 में जाके उस घर को बेच दिया तो 22 की फेयर मार्केट वैल्यू मेरी कॉस्ट होती थी। 23 में मैंने बेचा तो मैं कहता था जी इसके गेन को आप टैक्स नहीं करें, क्योंकि मैंने जब बेच दिया तो मेरा प्रैक्टिकली कोई गेन टैक्स नहीं होता था अगर मैं सेम पीरियड में बेच देता था जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती थी। अच्छा, ये प्रोविजन डिलीट कर दी। जब ये प्रोविजन डिलीट कर दी तो इसके साथ आपको अब जाना पड़ेगा सेक्शन 79 के अंदर नॉन रिकग्निशन रूल जो है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई इनहेरिटेंस या गिफ्ट के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी तो जिस बंदे ने आपको दिए जो उसकी कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। अब अगर मेरे फादर ने इनहेरिट की एक बिल्डिंग जो मुझे मिल गई तो बेसिकली मेरी कॉस्ट वो बनेगी जो मेरे वाले साहब ने जब ली थी, और अगर मेरे दादा से मिली थी तो वो पता नहीं, मुझे ये भी पता होगा कि उसकी कॉस्ट थी क्या कि नहीं थी, तो मेरा गेन प्रैक्टिकली टोटल टैक्स हो जाएगा एक किस्म का। यानी मेरी जो पूरी सेल प्रोसीड होगी वो सारे का सारा गेन बन जाएगा और वो सारा गेन बन के वो टैक्स हो सकता है। अगर मैंने 6 साल के अंदर अंदर वो प्लॉट बेच दिया या 4 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो इनहेरिटेंस और गिफ्ट के केस के अंदर आप एक किस्म का जो
बेनिफिट होता था इनहेरिटेंस का, वो सारा वाइप ऑफ हो गया। यानी ये प्रैक्टिकली एक किस्म का इनहेरिटेंस टैक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने वो प्रॉपर्टी, यानी अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और 4 साल के अंदर बेच दी है तो मेरी, यानी वो, क्योंकि इनहेरिटेड में नॉर्मली हमारे यहाँ कल्चर ये होता है कि घर तो 2-3 जनरेशन से चल रहा है या कोई वो चीज़ चल रही है तो उसकी कॉस्ट पता ही नहीं है कि क्या चीज़, क्योंकि टैक्स वाला तो कहेगा कि अच्छा आपको उतनी कॉस्ट दे देता हूँ, जो ओरिजिनल जिसने बनाया था उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट आप माइनस कर ले। वो अगर आज से 20 साल पहले घर बना था और उसकी नॉमिनल सी कॉस्ट थी तो वो मुझे प्रैक्टिकली वो उतनी माइनस होके बाकी होगी। अब इसमें एक तो डाटा कलेक्ट करना, यानी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे प्रूव करना ही मेरे लिए तो चैलेंज होगा कि मैं कहाँ से लेके आऊँगा कि मेरी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसकी कॉस्ट क्या थी, क्या चीज़ थी। लेकिन ये हाई रिस्क ऑफ लिटिगेशन वाला टॉपिक यानी आएगा जहाँ पे कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नेक्स्ट पर्सन, हाँ अगर वो आज सिर्फ उसको सेविंग ये है कि अगर वो 6 साल बाद बेचेगा तो उसका गेन, क्योंकि टैक्स ज़ीरो हो जाना है प्लॉट के केस में और प्रॉपर्टी के केस में 4 साल बाद बेचेगा तो फिर तो लिटिगेशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसने 4 साल के अंदर बेच दी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या प्लॉट को 6 साल के अंदर बेच दिया तो ये हाई रिस्क है। तो आप अपने क्लाइंट्स को, मुझे लगता है कि अब आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि इस रिस्क को अवेल्यूएट करके कोई भी इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी जब बेच रहे हो तो उसको देख के बेचें। जी प्लीज़। सारी आएगी ना, क्योंकि सेक्शन 37 जो कैपिटल गेन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का गेन है, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं वो देता किसी भी लैंड के ऊपर। यानी वो सिंपल वो सारी लैंड्स के ऊपर वो ओपन प्लॉट लैंड वाले रूल के ऊपर उसको अप्लाई होगा, वो 6 साल वाला जो रूल होगा। नहीं, टैक्स इस सेंस में लगेगा कि अगर मुझे एक इनहेरिटेड प्लॉट मिला, वो मेरा इनहेरिटेड है और मैंने 6 साल अपने पास रिटेन किया, जिस दिन मेरे नाम पे एक और जो बड़ा प्रॉब्लम आता है इसके अंदर कि इनहेरिटेंस को हम ट्रांसफ़र ही नहीं करवाते। यानी अब झगड़ा ये शुरू हो जाएगा कि मेरी ओनरशिप किस दिन बनी, क्या जिस दिन मेरा नाम पे ट्रांसफ़र हुआ था उससे मेरा पीरियड कैलकुलेट करेंगे या जिस दिन मेरी इनहेरिटेंस की एंटाइटलमेंट हो गई थी उस दिन से आप शुरू करें। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें इनहेरिटेंस के प्लॉट्स के अंदर लोग तो उस वक्त ट्रांसफ़र करवाते हैं जिस वक्त जाके बेचना होता है, उससे पहले तो वो उसी को लेके चल रहे। तो आपको इसमें क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अपने क्लाइंट्स को जहाँ कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसको टाइमली एडवाइस करें ताकि वो शुरू से अपनी सोच के साथ लेके चले, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर कर लेगा तो बाद में प्रॉब्लम आएगा उसको वो ठीक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड 15 है। ये कुछ टैक्स क्रेडिट्स थे सैलरीड पर्सन के लिए जो उन्होंने ख़त्म कर दिए। ये जो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट होता था कि अगर मैं सैलरीड हूँ या नॉन सैलरीड हूँ और मैंने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो मुझे एवरेज रेट से उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। इसी तरह अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ करता था उसका टैक्स क्रेडिट सेक्शन 62 का था, और 62 का हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब क्रेडिट्स जो है वो ख़त्म कर दिए गए। तो ये 22 में मिलेंगे, 23 में नहीं मिलेंगे, तो 22 में आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन के अंदर जो है वो एक चेंज की गई है कि जो आदमी, एक तो ये है कि वो मुल्क से बाहर अगर वो 182 डेज से अबव रहता है, क्योंकि पहले आपका सिंपल एक रूल था कि आप 182 डेज प्लस अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर आप 182 डेज से कम हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि जो आदमी बाहर अगर कहीं रहता है और 182 डेज से कम किसी एक मुल्क में रहता है, क्योंकि कुछ लोग इसको मिसयूज़ ये करते थे कि मसलन मैंने 180 दिन तो पाकिस्तान में रह लिया, बाकी कुछ दिन मैंने दुबई रह लिया, कुछ दिन कनाडा रह लिया, और मैं कहीं का भी टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ। यानी मैंने ना दुबई का रेजिडेंट हूँ, ना कनाडा का रेजिडेंट हूँ, और ना मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। मैंने डिवाइड करके, और ये लोग यूज़ करते थे कि वो किसी भी मुल्क के रेजिडेंट नहीं होते थे। तो उसको करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट वो होगा जो किसी और दूसरी टेरिटरी में टैक्स रेजिडेंट बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हमारे जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है या सऊदी अरेबिया है जहाँ पे पर्सनल टैक्स नहीं है, और वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे टैक्स रेजिडेंसी के सर्टिफिकेट इशू होते हैं अंडर द डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट का स्टेटस रखना है तो वो वहाँ से टैक्स रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट ले लेंगे तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी। वो एक एडिशनल कंडीशन जो है इसके साथ अटैच करती है। नेक्स्ट,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर हमारा कानून ये कहता है कि अगर एओपी ने टैक्स पे कर दिया है तो पार्टनर टैक्स नहीं देगा। इसमें एक अनॉमली थी कि अगर एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट है किसी लॉ की प्रोविजन के तहत तो उस वक्त लिटिगेशन शुरू हो जाती थी कि वो कहते थे कि ये एग्जेम्प्ट है तो इस पे तो आपको पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ऐड कर दिया कि अगर एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी तो फिर भी पार्टनर टैक्स नहीं देगा। ये एक्सप्लेनेशन में दिया है तो अगर कोई पुरानी लिटिगेशन होगी तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होगी और वो बेनिफिशियल टू टैक्स पेयर है तो वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ऊपर ये भी मेरा ख्याल है गुजरांवाला में भी ये कॉमन होगा कि जो लोग अगर टीयर 1 के रिटेलर नहीं हैं, यानी हमारे यहाँ अगर आप देखते हैं तो टीयर 1 के रिटेलर की ऑलरेडी एक डेफिनेशन दी हुई है कि जो ब्रांड नेम से चलाता है, 2000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान है, किसी चेन का पार्ट है, एसी लगा हुआ है, मॉल के अंदर है, तो वो टीयर 1 की कैटेगरी में आता है और उसको रजिस्टर्ड होना है, उसको पीओएस इंटीग्रेट भी करवाना है, उसने अपना जो नॉर्मल वे में सेल टैक्स है वो चार्ज करना है, उसको बोले। लेकिन अदर देन टीयर 1 रिटेलर के लिए अब ये उन्होंने ब्रॉडनिंग के लिए एक किस्म की फ़िक्स टैक्स स्कीम दी है कि इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के अगर 30,000 तक का बिल होगा तो वो 3,000 रुपये दे दे पर मंथ, और अगर 30 से 50,000 है तो वो 5,000 रुपये दे दे, 50,000 से 1 लाख तक का है तो वो 10,000 रुपये पर मंथ टैक्स दे दे। तो उसको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों की एग्जेम्पशन हो जाएगी और वो कंसिडर हो जाएगा कि वो उसकी लायबिलिटी फुलफिल हो गई है। इसमें ऑलरेडी एक सेल्स टैक्स की स्कीम चल रही है सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के तहत। कुछ लोग हैं जो सेल्स टैक्स में फ़िक्स टैक्स इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दे रहे हैं, तो जो सेल्स टैक्स में टैक्स दे रहा है उसको एग्जेम्पशन दे दी गई कि वो यहाँ नहीं देगा, यानी डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि ये टैक्स जो है ये दोनों लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा है, इनकम टैक्स को भी कर रहा है और सेल टैक्स को भी कर रहा है। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जो 3(9) में दे देगा सेल टैक्स का वो भी दोनों को कर देगा, तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिजली के बिल देखेंगे कमर्शियल तो उसमें एक 3(1)(a) का टैक्स भी लग के आता है जो अदर देन नॉर्मल वाला होता है, वो टैक्स लगता रहेगा, वो एडिशनल टैक्स होगा, वो मिनिमम टैक्स इसका कंसिडर होता है। तो इस वक्त जो होगा ये 99(a) के तहत यानी ये स्लैब्स जो होंगी ये चार्ज अगर हो जाती हैं उसको, और ये मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, क्योंकि ये तो जितनी भी पावर सप्लाई कंपनीज हैं यानी यहाँ पे गैपको जो होगी वो चार्ज कर लेगी और वो चार्ज करके कलेक्ट करके वो जमा करवा देगी। नेक्स्ट, मिनिमम टैक्स हमारे यहाँ जो सेक्शन 113 था इसका कैरी फॉरवर्ड एडमिसिबल था फॉर 5 ईयर्स, उसके पीरियड को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया गया है कि वो होगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए रेट रिड्यूस किया है 0.75 से 0.5 कर दिया। नेक्स्ट एक स्लाइड है हमारी 20 ये है एनफोर्स फाइलिंग रिटर्न के लिए। इन्होंने कहा कि हम जो है अगर कोई भी पर्सन लायबल फॉर फाइल द रिटर्न है और उसका नोटिफिकेशन करके उसके मोबाइल फ़ोन डिसेबल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और गैस कनेक्शन। ये जनरल ऑर्डर के, तो ये अच्छा ये पहले भी प्रोविजन सेल टैक्स में पहले भी प्रोविजन थी। इसका जनरल ऑर्डर इशू अगर कभी पॉलिसी बनेगी तो इसका जनरल ऑर्डर इशू करके वो नाम के साथ जनरल ऑर्डर FBR इशू करेगा कि ये लोग जो हैं वो लायबल फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैं और ये फाइल नहीं कर रहे तो इनके ये कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट कर दिए जाएं। लेकिन ये अभी तक सेल टैक्स में भी कभी इशू नहीं हुआ। आई डोंट नो कि इसका यहाँ क्या होता है। लेकिन और इसमें जो सेक्शन दिया गया 114B उसमें ये कहा गया है कि अगर वो सब्सिक्वेंटली रिटर्न फाइल कर देगा तो फिर वो उसका दूसरा जनरल ऑर्डर के थ्रू उसको रिस्टोरेशन का भी वो जो होगा वो ऑर्डर इशू हो जाएगा। 22 बेस्ट जजमेंट के लिए एक जो सेक्शन 121 के लिए टाइम पीरियड 1 साल का बढ़ा दिया। पहले होता था अगर आप टाइम पीरियड दिया होता है 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द रिटर्न इज़ फाइल्ड, वो जो है तो वो प्रैक्टिकली 6 साल बन जाते थे उसके टैक्स ईयर को लेके अगर हम लेते थे तो बेस्ट जजमेंट के लिए अब उन्होंने 6 साल का पीरियड कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2 एक पिछले साल में एक अमेंडमेंट आई थी 122(9) के लिए कि जब आपको शोकाज नोटिस 122(9) का इशू हो जाएगा तो 120 दिन के अंदर उसका ऑर्डर करना होता था, उस पीरियड को 180 दिन कर दिया है अब बढ़ा के। 23
एडीआरसी का जो प्रोसेस है उसको भी काफ़ी रीवैम्प कर दिया है इन्होंने। अब एडीआरसी कुछ हद तक बेहतर भी कर दी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स पेयर होगा वो अपना एक नुमाइंदा चुनेगा, एक टैक्स डिपार्टमेंट अपना नुमाइंदा चुनेगा, और तीसरा आदमी जो मेंबर होगा वो एक चीफ कमिश्नर होगा, जो आपका जो जोनल चीफ कमिश्नर होता है वो हेड कर रहा होता है, और एक जो टैक्स पेयर होगा उसका पर्सन होगा जो वो अपने उस पैनल, जो एफबीआर का नोटिफाइड पैनल होगा, उसमें से उठा के देगा कि ये आदमी जो है वो पैनल पे आ सकता है। और तीसरा आदमी जो है वो दोनों मिल के डिसाइड करेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर। और अगर दोनों आपस में किसी एक आदमी पे कंसेंसस नहीं होगा तो फिर टैक्स पेयर जिसका नाम देगा उस नाम को कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा उसमें कह दिया कि पहले लॉ में ये था कि फैसला कॉन्सेंसस से होना ज़रूरी होता था, तो वो 3 लोग होते थे, एक चीफ कमिश्नर बैठा होता था, तो प्रैक्टिकली चीफ कमिश्नर जो कहता था वो हो जाता था। अब उन्होंने कहा कि बाय मेजॉरिटी भी डिसीजन हो गया तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बाय मेजॉरिटी का मतलब है कि वो 2 आदमी भी अगर एक तरफ डिसाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ इसके डीमेरिट्स ये कर दिए कि आपने एडीआरसी की जब एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो जितनी पेंडिंग लिटिगेशन है उसको विड्रॉ कर लेना। अब कल एडीआरसी का डिसीजन क्या होता है, यानी पहले पुराना लॉ ये था कि आप लिटिगेशन चलाते थे, एडीआरसी का डिसीजन आता था, वो अगर आपको कबूल होता था तो आप पेंडिंग लिटिगेशन विड्रॉ कर लेते थे, अदरवाइज नहीं होता। अब उन्होंने कहा कि नहीं, लिटिगेशन आप विड्रॉ करेंगे पहले, तब एडीआरसी चलेगी। तो अब ये दोनों तरफ कुछ पॉजिटिव है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो मेंबर्स है उसका इख्तियार टैक्स पेयर को दे दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी के कर ले, लेकिन अपनी मर्ज़ी के उस पैनल में से उठाएगा जो एफबीआर ने लोग नोटिफाई किए होंगे। यानी वो उसको ओपन नहीं है, एफबीआर एक नोटिफाई कर देता है कुछ लोगों को कि ये लोग एडीआरसी के मेंबर हो सकते हैं, उसमें से वो लेगा। और वो बंदा वो होगा जो उसका टैक्स कंसल्टेंट नहीं होगा, उसका अपना कोई चार्ट अकाउंटेंट नहीं होगा, उसका डायरेक्ट रिलेशन वाला बंदा नहीं होगा, तो उसको वो माइनस कर देंगे। बाकी किसी पर्सन को लेगा तो वो न्यूट्रल, आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल आदमी को वहाँ से ले सकता है 2 को। तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन लिटिगेशन पहले विड्रॉ करनी है। अब अगर एडीआरसी का फैसला खिलाफ आ गया तो फिर आपको वो बाइंडिंग होगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। ये एक नेगेटिव पहलू है इसके अंदर से। ये नेक्स्ट 24 नंबर है, ये बेनिफिशियल ओनर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो खास तौर पे बाहर की कंपनीज होती हैं, उनके जो पेरेंट अगर कोई बाहर होता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। कंपनी लॉ में पहले भी रिक्वायरमेंट थी कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का आपने कॉन्सेप्ट बताना होता है कि फाइनली ये बंदा कौन है जो इसको ओन कर रहा है। क्योंकि यहाँ इशू ये होता था कि बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी, उसके ऊपर कोई मलेशिया की कंपनी, मलेशिया के ऊपर यूके की कंपनी, यूके के ऊपर दुबई बरमूदा की कंपनी, और पता नहीं चलता था कि ये असल में मालिक कौन है इस कंपनी। तो वो असल मालिकों को के जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, वो इंडिविजुअल जो 10% या उससे ज़्यादा के फाइनल कंपनी के अंदर शेयर करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जो नहीं करेगा उस पर पेनल्टी प्रोविजन भी इम्पोज की है। आईटी एक्सपोर्ट नेक्स्ट है 25 नंबर स्लाइड में। आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर रेट जो है वो पहले, यानी अभी इस वक्त अगर देखें तो 2-3 कैटेगरी की हुई है। एक है 100C के 65F के अंदर टैक्स क्रेडिट दे देता है वो 100% का, अगर आप आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में, और बाकी सर्विसेज के ऊपर 1% का रेट है जो इस वक्त चल रहा है। जो सर्विसेज के लिए 154A की मैं बात कर रहा हूँ, जो नया सेक्शन है, यानी गुड्स के ऊपर ऑलरेडी 1% था, सर्विसेज में भी अब कर दिया। अब उन्होंने आईटी के लिए 0.25 का रेट करके वो कर दिया, और बाकी आईटी के अलावा जो सर्विसेज होगी उसके ऊपर 1% का रेट अप्लाई होगा। कुछ ये मिसलेनियस प्रोविजन है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बिल इशू करते थे उस पर विदहोल्डिंग टैक्स था, वो ख़त्म कर दिया है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी के रेंटल के ऊपर 5% 236Q का था, वो ख़त्म हो गया है। जो एडवांस टैक्स रेमिटेंस आउटसाइड पाकिस्तान डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है उस पर 1% का टैक्स चार्ज किया है कि जो भी वो पेमेंट बाहर जा रही होगी उस पर 1% टैक्स चार्ज हो जाएगा। और दूसरा 39(1)C में इंस्पेक्टर बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर जो पहले हमारा जो टैक्स होता था वो 10% होता था बहबूद सर्टिफिकेट की इनकम के ऊपर, उसके रेट को रिड्यूस करके 5% कर दिया। इस एग्जेम्पशन है ऑडिट के लिए, यानी जो हमारा अगर ये देखें तो 177 की सिलेक्शन होती है, 214C की सिलेक्शन होती है। और लॉ में दिया हुआ था कि पहले कि अगर
कोई भी आदमी 3 साल में एक दफ़ा से हो गया तो वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट टू के कमिश्नर की एक पावर दी हुई है कि कमिश्नर अगर किसी केस को रीजंस असाइन करके सिलेक्ट करता है तो वो कर सकता है, लेकिन 177C और उसमें नहीं होता, वो 3 साल में एक दफ़ा। उसके साइकिल को बढ़ा के अब 4 साल जो है वो एक दफ़ा वो कर दिए गए। नेक्स्ट, ये वो 236C और K का टेबल मैंने बना दिया, जो रेट अभी बढ़ा दिए हैं कि पहले 1% था जो 2% कर दिया है C का और O का, और जो नॉन फाइलर का रेट है वो पहले 2% था उसको 4% कर दिया है। वेयर एज K के अंदर जो रेट है वो 2% अब उसको भी डबल कर दिया और 7 कर दिया। दूसरा जो सबसे यानी इसके अंदर पहले जो रेट था वो ये था कि अगर 4 साल से पुरानी प्रॉपर्टी में बेच रहा होता था तो सेलर का क्योंकि गेन एग्जेम्प्ट था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था 236K का। लेकिन अब उन्होंने उस हालांकि लिमिट अब 6 साल की भी कर दी है, लेकिन वहाँ पे तमाम एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिए हैं। अब चाहे आप 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी बेच रहे होंगे तो ये टैक्स जो होगा ये आपको चार्ज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में ये रेट्स दिए हैं जो आपके जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स हैं इस टेबल के अंदर, वो यानी इसको थोड़ा सा शफल किया अगर आप देखें तो हाईएस्ट स्लैब वही है 35% की है, लेकिन बीच में कुछ स्लैब्स जो हैं वो यानी डिस्टर्ब हुई हैं, जिसमें कुछ जगह पे रेट शुरू की जो स्लैब्स हैं जो इनकम वाले हैं वहाँ पे टैक्स बेनिफिट हुआ है, वहाँ आपका टैक्स कम हो गया, लेकिन आप जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाता है तो वहाँ फिर टैक्स रेट जो है वो बढ़ गए। इसी तरह ये सैलरीड का है नेक्स्ट में। तो ये मेन ये चीज़ें थी। इससे अब कोई क्वेश्चन है कोई चीज़ है तो वो इसमें 2 इशू हैं अगर आप देखें जो लॉ में जो इन्होंने किया कि पीरियड कैलकुलेट, एक तो पहले पीरियड कैलकुलेट करना कि क्या ये टैक्सेबल पीरियड है या नहीं है। अब पीरियड में ओनरशिप मेरे नाम पे किस दिन आई, यानी जो ट्रांसफरी है या डोनी है जिसको गिफ्ट मिला है उसको जिस दिन आई उस दिन से वो पीरियड कैलकुलेट करेगा। एक ये वे हो सकता है उसका कैलकुलेशन करने का, पीरियड वहाँ से कैलकुलेट होना है कि जी मेरे, क्योंकि आपके नाम पे वो कहेगा जी आपके नाम पे तो प्रॉपर्टी आई 2022 में, आपने अब बेची 2024 में, तो आपने 2 साल बाद बेच दी। अब दूसरा सवाल आता है कि अमाउंट कौन सी होगी, कॉस्ट जो माइनस करनी है, यानी गेन जो कैलकुलेट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट होता है। अब मेरी कॉस्ट गिफ्ट के केस में तो ज़ीरो है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो डोनर की कॉस्ट होगी ओरिजिनल वो आपको कॉस्ट मिलेगी। अफेक्टिवली ये इन्होंने यानी वो तो कॉस्ट ना होने के बराबर होगी, तो आपकी सेल प्राइस पे टैक्स। अब इसमें एक चीज़ है जो लॉयर्स सोच सकते हैं जिसके ऊपर, अब इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 79 है। ये चेंज आई है 37 में, 37 में से सिर्फ क्या किया उसने 37(4)A उड़ा दिया, जस्ट इतनी चेंज की है, कुछ नहीं। और यानी इसलिए अगर आप देखें तो ये चेंज ना बहुत ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हुई बजट के अंदर, यानी कहीं नहीं आया, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा आना है कि इसके ऊपर इतनी लिटिगेशन होगी कि, लेकिन 79 के अंदर अगर आप जाते हैं उसका मेरे ख्याल सबसेक्शन 4 है या जो ये कहता है कि इनहेरिटेंस के केस में या गिफ्ट के केस में वो दोनों को इकट्ठा ट्रीट करता है, एक ही तरह लेके चल। वो कहता है कि जो ट्रांसफरर की कॉस्ट होगी वो ट्रांसफरी की कॉस्ट समझी जाएगी, जो ट्रांसफरर के उस एसेट के साथ राइट अटैच हैं वो ट्रांसफरी के समझे जाएंगे। अब एक प्ली ये ली जा सकती है कि मेरा पीरियड भी आप वहीं से कैलकुलेट करें, लेकिन ये हाईली लिटिगेशन वाला टॉपिक, क्योंकि उसने आपको कहना है कि आपकी ओनरशिप किस दिन आई। ओनरशिप मेरी तो जिस दिन मेरे नाम पे टाइटल ट्रांसफ़र होगा मैं उस दिन मालिक बना। पुराना लॉ ये था, पुराने लॉ में भी इसी तरह था, ओनरशिप मेरी उसी दिन होती थी जिस दिन मेरे नाम पे टाइटल होता था, लेकिन लॉ 37(4)A कहता था कि जिस दिन आपके नाम पे आएगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट बन जाएगी। अब मेरे पास अगर 2022 में एसेट आया तो 2022 की FBR रेट लगाऊंगा और मैं कहूँगा ये मेरी कॉस्ट है, 23 में मैंने बेच दिया, 22 से 23 के दरमियान में जितना FBR रेट चेंज हो गया उतने के गेन पे मेरे पे टैक्स ले लें। पुरानी कैलकुलेशन ऐसी होती थी। तो पीरियड पहले हमेशा ट्रांसफरी का पीरियड उस दिन शुरू होता था जिस दिन मेरे नाम पे एसेट ट्रांसफ़र होता था।
यानी आप पीरियड पुराना नहीं कैलकुलेट करते थे। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि अगर वही प्रैक्टिस आज अडॉप्ट हो गई तो वो तो सारा गेन टैक्स हो गया, वो समझे सेल प्राइस ही पूरी वो गेन बन गया वो लोग फिर गिफ्ट लेंगे यार। हाँ अच्छा, गिफ्ट में 2-3 ऑप्शन देखें, कुछ मिसयूज भी होता था गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट का मिसयूज रोक चुके हैं, क्योंकि गिफ्ट आज सिर्फ उतना अलाउ होता है जो इमीडिएट फैमिली में है, बाप ने बेटे को दिया, माँ ने बेटे को दिया, या वो ओनली उतना गिफ्ट मिल रहा है, बाकी कोई गिफ्ट आज एडमिसिबल नहीं है टैक्स के अंदर। तो इमीडिएट ब्लड कज़न को नहीं मिलता आज, यानी वो हो रहा होता है। नहीं टर्नओवर नहीं, बिजली के बिल अगर वो स्लैब देखें तो 30,000। हाँ जी, नहीं, अगर वो टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में आ जाएगा, आपने पहले टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन देख, जो टीयर 1 में नहीं है वो इसमें फॉल करेगा, वो इसी में आएगा। हाँ, यानी टीयर 1 को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो टीयर 1 की एक्सक्लूजन है। उसमें टीयर 1 में टर्नओवर, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वहाँ टीयर 1 में टर्नओवर की लिमिट है कि नहीं है, वो ज़रा काइंडली वो देख लीजिएगा। टीयर 1 मार्केट वैल्यू डाल दें, तामस हम वो तो लिख के एक दफ़ा वेल्थ स्टेटमेंट में डाल दें, ताकि गेन की कैलकुलेशन वहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आपने बेचना हुआ तो वो कम से कम वो एक बेस बन जाएगी, क्योंकि ये जो चेंजेस आई हैं प्रॉपर्टी वाली, कैपिटल गेन वाली 30, ये अगले साल से अप्लाई होंगी। 1 जुलाई 2022 से बाद अप्लाई होंगी। 30 जून तक अगर आपके नाम पे आ गया तो आप उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे कर लें। वो पुराना लॉ तो ये कहता था 37(4) ये कहता था कि आप उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे ले लें। आप वेल्थ स्टेटमेंट में डाल दें कि जी इनहेरिटेड एसेट इतने पे 3.5 करोड़ का आ गया, और उसके लिए रेफरेंस 37(4)A है। However, the CIA was empowered under to select the case. The above clause was deleted by इतना and Finance Act has 22 में रीइंस्टेट कर दी है वो क्लास ना, 2022 के लॉ में अब ये दोबारा वापस आ गई है ये क्लास। वो अभी वैसे ही है, अभी भी बोर्ड की अप्रूवल के साथ कमिश्नर उस केस को कर सकता, वो वैसे सेम वर्डिंग वापस आ गई। अब पीरियड 4 ईयर हो। अगर आपका जो आपने रेंट अडॉप्ट की और एक्सक्लूजन उसका तब होगा अगर रेंट का जो है रेंट की रेवेन्यू 7 से ज़्यादा होगी तो नो ये बिल में था, एक्ट में उन्होंने कह दिया जो रेंटेड होगी वो सारी आउट हो जाएगी, वो चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है। हाँ नहीं ये क्लियर है, आई एम वेरी क्लियर। एक्ट के अंदर ये एक्ट में अगर कोई भी प्रॉपर्टी की इनकम सेक्शन 15 में टैक्स हो रही है तो उसको 7E में नहीं लेना, वो उसको कंपैरिजन भी नहीं करना कि 7E का ज़्यादा है या उसका ज़्यादा है, उसको कंपैरिजन नहीं करना।